नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं कि वहां पर अशरफ गनी की सरकार का तो एक तरीके से इन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन अब आगे क्या? जो समावेशी सरकार बनाने की बात इधर चल रही है, उसका रूप स्वरूप क्या होगा? सरकार की प्रधानगी कौन करेगा, यानी राष्ट्रपति कौन होगा? इस बीच एक और खबर आ रही है कि जो अभी तक उपराष्ट्रपति थे अशरफ गनी के साथ सालेह, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसको तालिबान कैसे लेंगे और तालिबान इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प घटना होगी। लेकिन इस बीच कई घटनाक्रम हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सफाई दी है, सारा ठीकरा राष्ट्रपति अशरफ गनी के सिर पर, वहां की फौजों के सिर पर फोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा दोहा में भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें हामिद करजई होंगे, जिसमें मुल्ला ब्रादर होंगे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला होंगे। तो उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है, ये भी जरा देखने वाली बात होगी। लेकिन आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की है, जो सुरक्षा मामलों की समिति है। उसमें रक्षा मंत्री भी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, विदेश सचिव भी थे और उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा स्थितियां हैं, वहाँ जो चीज़ें बदल रही हैं और जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। भारत की आगे क्या भूमिका होगी, उस पर भी चर्चा हुई है। किस तरह के एहतियात बरतने हैं, इस पर भी जानकारी मिल रही है कि चर्चा हुई है। तो इन तमाम आयामों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, परिचय के वो मोहताज भी नहीं हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर, जो टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रह चुके हैं, 37 साल तक भारतीय आर्मी में देश की सेवा की है। वार सिचुएशंस हो, काउंटर टेररिज्म हो, उसमें उनको महारत है। वो घाटी में भी तैनात रहे हैं, वो पूर्वोत्तर में पूर्वी लद्दाख में भी तैनात रहे हैं, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत है और अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के लौटे थे। सिवाच सर, बहुत स्वागत है मेरे शो पर आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। और दूसरा एक जाना पहचाना चेहरा, पीओजेके के एक्टिविस्ट, और केवल एक्टिविस्ट कहना उनको नाइंसाफी होगी। वो अपना चैनल चलाते हैं, वो कई चैनलों पर इधर जो भारत का पक्ष है उसको बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत ही माहिर जानकार हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। सिवाच सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को सीसीएस की बैठक बुलाई है। जाहिर है ऐसे माहौल में सीसीएस की बैठक बुलाना बेहद अहम है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद थे। और ये बताया गया है कि इस बैठक में जो इस समय बदलाव की प्रक्रिया चल रही है अफगानिस्तान में, उसको डिस्कस किया गया है। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित किस तरीके से वापस लाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो सरकार के गठन की वहां प्रक्रिया चल रही है, इस पर भी भारत की बहुत करीबी निगाह है। आपकी दृष्टि से ये बैठक कितनी अहम है? बिल्कुल चौधरी साहब, ये बैठक बहुत अहम है, क्योंकि पहला तो इम्पोर्टेंट है, जैसे अनफोल्ड हुई है सिचुएशन अफगानिस्तान में, वो किसी ने सोचा नहीं था।
तो एक प्रकार सारा सरप्राइज हो गया पूरा वर्ल्ड कि जिस प्रकार से वहां पर तालिबान चंद एक समय में ही उसने एक 3 लाख की फौज को गिरा दिया और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो इसका मुझे लगता नहीं कि किसी को ख्याल था, सबको लगता था कि जो अफगान फोर्सेज हैं 3 लाख की हैं, अमेरिकन ट्रेन हैं, हथियार उनके पास आधुनिक है, उनके पास एयर पावर है, 170 एयरक्राफ्ट है और 7 जो हेलीकॉप्टर तो भारत ने दिए थे, 4 मी आई आर्म्ड हेप्टर और 3 चेतक, और उनके साथ उनको अमेरिका की भी एयर सपोर्ट अवेलेबल थी जो एयर स्ट्राइक कर सकते थे। क्योंकि लास्ट 2 साल में जो हैवी लिफ्टिंग थी, जो मेन लड़ाई ग्राउंड की, वो अफगानी ही ट्रुप से लड़ा रहे थे अमेरिकन, और अमेरिका वाले तो ज्यादातर एयर सपोर्ट दे रहे थे, स्ट्राइक करते थे, और इन्होंने अच्छा काफी ठीक काम किया था। मगर एक महीने के अंदर ही इस प्रकार से वो गिर जाएंगे लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। तो एक प्रकार बड़ी अचरज की बात है। उसके कई रीजन हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी मीटिंगों में भी कि भाई कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी जिस प्रकार से अमेरिका निकला है कि इसकी जो विड्रॉल थी वो अनप्लान्ड रही है और पुअरली एग्जीक्यूटेड हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट होगी। और दूसरा रीजन है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने रोल प्ले किया है, वो तालिबान के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो अफगान के जो फोर्सेज थे तालिबान प्लस पाकिस्तान आर्मी के, और पाकिस्तान की आर्मी ने कम से कम 15-20 हजार आतंकवादी भी भेजे हैं, उसमें रेगुलर भी थे। तो ये भी एक वजह है। और तीसरी वजह ये है कहीं ना कहीं पुअर लीडरशिप अफगानिस्तान की और उनका मोरल डाउन, और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत अच्छा खेला है जो कि पाकिस्तान की आईएसआई ने एक प्रकार फोकस किया। और उससे क्या हुआ, लास्ट के जो 6-7 प्रोविंस की कैपिटल थी वहां पर बिना एक गोली फायर हुए जो अफगान फोर्सेस ने, जो एक वेल ट्रेंड थी, जिसके पास वेल इक्विप था, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और घुटने टेक दिए। तो ये बड़ी दुख की बात थी। तो इसको एक स्टॉक लेना बड़ा जरूरी था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको देखा कि किस प्रकार से ये चीजें हुई, और उसके बाद अब क्या स्थिति है और क्या करना है आगे। अब जो स्थिति है कि भारत के मूल के जो लोग वहां फंसे हुए हैं, डिप्लोमेट, इंडियन सिटीजन, उनको उनका निकालना सबसे प्राइम एम है, और इसलिए ये डिस्कशन हुआ किस प्रकार से उनको निकाला जाए। और कहीं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आई कि अफगानिस्तान में काबुल में ही इतनी प्रॉब्लम है कि आपके जो एम्बेसी के इलाके से एयरपोर्ट पहुंचना ही एक प्रकार से ऑपरेशन बाय इटसेल्फ है, और फिर वहां से अपने जहाजों से इनको ले जाना। और फिर जो कंधार और मजार शरीफ के अंदर जो हमारे कॉन्सुलेट चल रहे थे, वहां भी स्केलेटन स्टाफ था, उनको वहां से लेके एक प्रकार से अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में लाना और फिर उनको इवैक्यूएट करना। और एक वो जो लोग करीब करीब 37 हमारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग थे जिन पे काम चल रहा था, तो उसके इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हैं, उनको काउंट नहीं कर रहा, वो भी वापस आने हैं। और वो और एक अपने मूल के जो सिख और हिंदूज जो कि जिन्होंने 285 से 300 हैं, जिन्होंने एक प्रकार से आपके गुरुद्वारे के अंदर शरण ली हुई है, उनको भी वापस लाना। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है कि हम अपने डिप्लोमेट्स और अपने सिटीजन की सेफ्टी का ध्यान देते हुए उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। कई हद तक हमने कर दिया, और ये काबिले तारीफ है कि भारत की जो इवैक्यूएशन प्लान रही है, अभी नहीं, पहले लीबिया से, सीरिया से भी, इराक से भी, वो काबिले तारीफ है। वो भारत ने अपने लोगों को भी किया और बल्कि दूसरे जो कंट्रीज के भी सिटीजन थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, उनको भी निकाला है। तो वो एक पहली प्रायोरिटी थी। और फिर दूसरी प्रायोरिटी है कि अब वहां पर कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है, और फिर भारत का किस प्रकार से रोल होना चाहिए और भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई तालिबान आएगा या तालिबान प्लस क्या नाम है अफगान गवर्नमेंट की कोई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। तो वो मेरे को लगता है सब बातचीत हुई है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज। इसके अंदर कई चीजें निकली होंगी, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई होगी
वेट एंड वॉच, अपने लोगों को इवैक्यूएट करो, और जो भी गवर्नमेंट बनती है उसके साथ आप अपने चैनल ओपन करो। क्या उसको रिकॉग्नाइज करना नहीं करना, वो मेरे को लगता है अभी सोचेंगे नहीं, वो उसका टाइम है, उसको बाद में सोचा जाएगा। जिस प्रकार से उसका मूल होगा, जिस प्रकार से वो ऑपरेट करेगी और जिस प्रकार से उसका बिहेव करेगी, उस पर डिपेंडेंट होगा भारत, तब सोच विचार करेगा। तो मेरे हिसाब से चौधरी साहब, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बहुत अहमियत वाली थी, और इसमें जो भी पॉइंट आए होंगे उसमें काफी हद तक बहुत अच्छे डिसीजन लिए होंगे। चौधरी साहब। शिवाज सर, जो खबर आ रही है मीटिंग की, उसमें ये है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर वहां से जिन भारतीयों को निकाला जाना है उस पर बहुत करीबी निगाह रखे हुए हैं और अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। दूसरी बात, उन्होंने अधिकारियों से ये भी कही है कि आप वीजा प्रणाली को बिल्कुल दुरुस्त कर दीजिए, आसान कर दीजिए, और भारतीय नागरिकों के अलावा भी अफगानिस्तान में, चाहे वो अफगानिस्तान के ही नागरिक हैं लेकिन हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, दूसरे हैं, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि तब तक ये अभियान नहीं रुके जब तक कि जो भारत आना चाहता है उसको ले आया ना जाए। मिर्जा साहब, ये कितना बड़ा फैसला है भारत की तरफ से? ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फैसला है। और जब CAA पास हुआ था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो मैं ग्लासगो से स्पेशली लंदन गया था उस सेलिब्रेटरी प्रोटेस्ट में जो लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर हुआ। और वहां पे भी मैंने कहा था कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा CAA जैसा एक्ट मौजूद नहीं है। ये जिनीवा कन्वेंशन का जो ह्यूमन राइट का नंबर 4 आर्टिकल है, उससे भी ज्यादा ये खूबसूरत और ताकतवर है। और इसके अंदर भारत की जो सनातनी जो उसका स्पिरिट है वो उसके में एम्बेडेड है इस एक्ट में। कि इस वक्त यूरोप ये कह रहा है कि किसी तरह से रोका जाए रिफ्यूजीज के इनफ्लक्स को, या हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनीवन टू कम फ्रॉम अफगानिस्तान। अमेरिका ने 70,000 में से सिर्फ 2,500 लोगों को शरण दी है, और भारत कह रहा है कि जब तक आखिरी शख्स वो जो इंडिया आना चाहता हो उस वक्त तक जो है हमारा जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, चाहे हम एक आदमी के लिए जहाज क्यों ना भेजें। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है और एक एक्ट भी है, मतलब अमल जिसको बोलते हैं। और ये हमारे भारत के जो एक्चुअल ह्यूमैनिटेरियन हमारी मिख में है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो भरा हुआ है, तो वो उसका आकाश भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। और दूसरे एक हमने चित्र देखा है इधर सोशल मीडिया में भी, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया है, कि अमेरिका के एक जहाज के फर्श पर 600 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और ये पता चला कि अमेरिका ने इन लोगों को कतर भेजा है। बाद में जब इसकी मैंने कम से कम तहकीकात की कि ये कौन लोग हैं, तो मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं, ये वो परिवार हैं जिन्होंने पिछले 20-21 सालों में अमेरिकन फौज की मदद की है किसी ना किसी रूप में। तो अमेरिका ने अगर उन लोगों की फिक्र की है जो उनके किसी ना किसी रूप में पिछले 20-21 साल में मददगार रहे हैं, और अब उनको वहाँ से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने के मिशन में अमेरिकी फौज लगी हुई है, तो मेरे विचार से ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि अमेरिका को ये पता होगा कि भाई अगर इनकी पहचान उजागर हो गई कि इन्होंने अमेरिकी फौजों की मदद की है पिछले 2 दशक में, तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मिर्जा साहब। जी बिल्कुल, ये बहुत
खूबसूरत इनका एक एक्शन है। और वो आज भी नेटो के सेक्रेटरी जनरल यही कह रहे थे कि जब तक हम लोगों को सेफली अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकालते, ना सिर्फ डिप्लोमेट्स और नेटो स्टाफ को, बल्कि अफगान को भी जो नेटो की और अमेरिकन के लिए ट्रांसलेशन का काम करते रहे हैं, कोई उनके दफ्तर में काम करता रहा है, कोई क्लैरिकल जॉब करता रहा है, कोई ड्राइविंग करता रहा है, उस वक्त तक जो है ये मिशन जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले कि देयर आर मोर देन 70,000 पीपल जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो अभी तक तो सिर्फ 2,500 लोगों को वहां से निकाला गया। तो देखते हैं कि अमेरिका की ये जो एवैक्यूएशन है ये कब तक जारी रहती है, क्योंकि इसमें अमेरिकन एवैक्यूएशन में और हमारी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसमें एक फर्क है। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि अफगानिस्तान से जब तक हमारे जो नॉन इब्राहिमिक रिलीजन के या इवन के क्रिश्चियन भी हैं, वो कोई भी जो है निकलना चाहता है, आखिरी शख्स तक हमने उस वक्त तक ये एवैक्यूएशन का जो हमारा प्रोसेस है उसको हमने खत्म नहीं करना। इसमें एक फर्क आ जाता है ना। हमारा जो है वो हमारा तो ह्यूमैनिटेरियन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनको हम निकाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी है, हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्ध मत में यकीन रखता है, क्रिश्चियन है, एनीबॉडी who feels that his or her life is in danger is welcome to India। इसमें बड़ा फर्क है, ये जरा इसको ध्यान में रखें आप जी। और शिवाज सर, एक हवाई जहाज और आज अफगानिस्तान से उड़ा और हिंडन एयरबेस पहुंचा है, जिसमें 150 भारतीय सवार थे जो वहां फंसे हुए थे और निकल नहीं पाए थे। इसके अलावा मैं एक देख रहा था कि जो विश्व भर का, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत को आगाह करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो 98-99 में घटना घटी थी कंधार, जब हमारा एक एयर इंडिया का विमान अपहृत करके ले जाया गया था और उसके लिए बड़ी सौदेबाजी हुई थी, 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत को छोड़ना पड़ा था, उससे आगाह करा रहा है भारत को। ये आगाह करा रहा है या एक तरीके का तंज कस के कुछ अलग तरह की वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है भारत को? देखो, पहले तो चौधरी साहब, मैं इसमें जो इवैक्यूएशन प्लान में जो मिर्जा साहब बोल रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, लोगों ने बहुत कुछ बोला सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर 285 के करीब सिख और हिंदू और दूसरे भी होंगे, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, उन्होंने शरण ले रखी है एक काबुल के गुरुद्वारे में। उनकी आंखों में देखें एक डर और खौफ है। उनको कहाँ जाएंगे वो? कभी किसी ने सोचा था? जो लोग कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ला के आप ऐसे लोगों को लाते हैं, आप उनकी आंखों में देखें कहाँ जाएंगे वो तो मरने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं अगर हम वहां रह गए, तालिबान अगला दिन हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में आप कैसे छोड़ सकते हो? तो ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था वो इन्हीं लोगों के लिए था। बिल्कुल सही है। और ये सच्चाई है, आज अफगानिस्तान में आपके सामने दिख रहा है। और ठीक है, अमेरिका ने जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, ट्रांसलेटर था, कोई ड्राइवर था, उनको ले गए। और वो जिस एयरक्राफ्ट में ले गए हैं वो दिखने में तो आपको लगता है कि भाई इतने लोगों को इकट्ठा भर लिया, क्योंकि वहां सिचुएशन ऐसी है। एक C-17 के पीछे लोग भाग रहे हैं और 3 तो पहिए पे अटक गए और उसके बाद वो आसमान से गिर के मर गए। तो वहां पर बड़ी सिचुएशन खराब है। किसी को निकाल दो आप किसी तरीके से भी, वो बहुत अच्छी बात है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या था चौधरी साहब? मैंने सर ये पूछा था कि जो भारत वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहा है, हाँ, वो तो है ही वही जो मैंने मिर्जा साहब को कहा था कि प्रधानमंत्री ने ये आगाह किया है कई दूसरी कंट्रीज ने
कि भाई आप थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो सकती है, और वाकई ठीक बोला है। देखो सच्चाई ये है कि जब 1990 के दौर में जब सोवियत यूनियन निकला था अफगानिस्तान से, तो मुजाहिदीन जम्मू और कश्मीर की तरफ आ गए थे, और तब से ही ये मिलिटेंसी और टेररिज्म का छोर चला था, और वो अभी तक है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान का डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे हो सकता है। ये 10 से 15 हजार जो लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो पाकिस्तान ने भेजे थे, उसमें अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भी, और जो ये 4 लाख अफगानी के फोर्स के हथियार लिए हैं, वो भी गायब होते जा रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया। और वो बहुत ही मॉडर्न अमेरिकन M4 जैसे वेपन है, वो भी उनको मिल गए होंगे। तो ऐसे में इन दस्तवाजों के साथ जो मॉडर्न वेपन से लैस होके ये अगर टेररिस्ट भारत की तरफ आ जाते हैं, तालिबान का रूल होता है, तो ये जो हमारे को वार्न कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल ठीक है। मगर सच्चाई है, भारत को मालूम है, ये भारत अभी सरप्राइज नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है। तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बड़ा पुख्ता है और हम इसके लिए तैयार हैं। मगर ये हो सकता है, और जो भी हमको बता रहा है वो हमारे लिए फायदे की बात बता रहा है, वो हमको अगवा कर रहा है, हमको बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है पास्ट में, इसलिए इसके होने के चांसेस बहुत हैं। तो हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और लगता है मुझे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए तैयार है। चौधरी साहब। थैंक यू शिवाज सर। मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया, और एक तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी को, वहाँ की फौजों को, वहाँ की लीडरशिप को एक तरीके से ब्लेम किया है। मेरे विचार से किसी हद तक तो वो सही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार ही नहीं हैं, 20 साल से अमेरिका आपकी फौजों को भी वेतन दे रही थी, आपको ट्रेनिंग भी दे रही थी, आपको अत्याधुनिक हथियार भी दिए हैं। अगर आपकी फौज अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगी ही नहीं, तो कोई अमेरिका या कोई दूसरा देश अपने जवानों को मरवाने के लिए वहां कितने समय तक रुके रहेंगे? तो क्या जो भाषण उन्होंने दिया है उसको आप सही मानते हैं, या उसमें कुछ कमियां आप महसूस करते हैं? नहीं, उनका जो भाषण था वो तो मैंने पूरा सुना है। वो तो बिल्कुल उन्होंने लॉजिकल बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। और देखें, उन्होंने भी वही बात की है जो थ्रू आउट आपके तमाम शोज में मैं करता रहा हूं, कि जंगें जो है वो फौजें और असला और हेलीकॉप्टरों या जहाजों से नहीं जीती जाती, जंगें विल से जीती जाती है। और जो बाइडेन ने एग्जैक्टली यही लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसकी फाइटिंग की विल खत्म हो गई थी, उसकी फाइटिंग की विल ही नहीं थी। तो जब विल ही नहीं है तो फिर लड़ना क्या है? मुझे तो बल्कि उसकी तकरीर सुनकर अफसोस हो रहा था कि अमेरिका ने इतनी मदद की 20 साल अफगानिस्तान की। देखिए, $1 ट्रिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। हम समझते हैं अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उसके लिए $1 ट्रिलियन कुछ नहीं है। लेकिन एक इकोनॉमिक क्राइसिस के पीरियड में, हम 2008 से चल रहे हैं, और इकोनॉमिक क्राइसिस के पीरियड में $1 ट्रिलियन की रकम खर्च करके आपने उनको जो है वो असला भी उनका ब्रांड न्यू किया, जहाज भी दिए, टैंक भी दिए, ट्रेनिंग कितनी ज्यादा दी, हर लिहाज से आपने उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। बेसिक चीज तो ये है कि लोग तो वहां मौजूद थे, फौज भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो आपने 18-20 साल लगाकर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। लेकिन आपका जो सदर है वहां पे, अशरफ गनी, उसने तो कहते हैं 4 गाड़ियों में डॉलर लेकर वो गया है, और फिर ताजिकिस्तान ने उसको उतरने नहीं दिया तो वो कतर गया, कहते हैं। मतलब है कि इस किस्म की अगर आपकी लीडरशिप करप्ट होगी, आपके पिछले से पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये अफगान लीडरशिप इंतहाई करप्ट है, और अब चीजें सामने आ रही हैं। अब लोग कह रहे हैं जी अच्छा मुझे आप ये बताएं, सारी एम्बेसियां वहां बंद हो रही हैं, 3 एम्बेसियां अभी भी खुली नहीं है, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। ये तो अब दौड़ के, इसका मतलब ये है कि तालिबान के साथ इनके मामला तय हो चुके थे, इसीलिए उनकी एम्बेसियां खुली हैं।
चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन जो है, उसने आज बयान दिया है मीडिया को, और उसने कहा कि हम समझते हैं कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में ऐसा निजाम लाएंगे जो उनके मखसूस हालात के मुताबिक होगा, यानी कि इस्लामी होगा, यानी कि वो ट्राइबल होगा, यानी कि वो मिडीवल होगा, यानी दूसरे अल्फाज में अगर उसका तशरीह करें तो वो ये बात बनती है। रूस भी तैयार खड़ा है, पाकिस्तान को तो बेचैनी लगी हुई है, उसको तो खारिश शुरू हो गई कि मैं कब जो है कहूं कि हमें अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इमरान खान ने तकरीर की है और उसने तकरीर में कहा है कि अफगानिस्तान हैज फ्रीड इटसेल्फ ऑफ द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। कौन सी स्लेवरी, दुनिया तो भाग रही है अफगानिस्तान से। तो ये सारी चीजें जो है, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान में एक मखसूस अंदाज में ISPR जो है आर्मी का सेक्शन और PTI का मीडिया सेल जो है वो एक तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहा है सोशल मीडिया पे और दूसरी तरीकों से, उससे साफ जाहिर होती है ये बात। मसला ये है कि सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा, वो ये कि नेटो और अमेरिकन फोर्सेस जो थी, जैसा जनरल साहब ने भी फरमाया अभी, कि इन्होंने जो प्लान था इनका वो फॉल्टी था। उसमें फिर मैं जनरल साहब की बात करूंगा कि खुद जनरल साहब ने फरमाया है कि किसी को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से तालिबान जो है वो एडवांस करेंगे। लेकिन फिर भी जैसा जनरल साहब फरमा रहे हैं, फिर भी अमेरिकन को मतलब है दुनिया की सुपर पावर है और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास, सारा कुछ है। इनको इस चीज को ज़हन में रख के तैयारी करनी चाहिए, तो ये पैनिक वाली सूरत हाल ना होती। वो जो 5 बेचारे लोग जो लैंडिंग गियर के साथ चिमटे हुए थे जब जहाज उड़ा है और वो गिरे हैं नीचे और वो जान से हाथ धो बैठे, तो डेस्परेशन जो है उसका आप अंदाजा लगाएं कि लोगों की डेस्परेशन। और वो जहाज टैक्सी कर रहा था रनवे पे, तो लोग उसके साथ दौड़ रहे, भाग रहे, परों पे चढ़ रहे जैसे ये कोई बस है। और काबुल का हवाई अड्डा जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि लारी अड्डा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस हद तक तो मैं अमेरिका को थोड़ा सा जरूर कहूंगा कि इनको तैयारी करनी चाहिए थी अच्छी, लेकिन मैं बिल्कुल अमेरिकन को किसी किस्म का जिम्मेदार नहीं ठहराता जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, यानी कि तालिबान ने जो टेक ओवर किया। इट हैज नथिंग टू डू विद अमेरिकन। अमेरिकन ने भाई 20 साल दिए। हमारी आदत है कि हम एक स्केपगोट पकड़ते हैं और फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं डंडा, इसका कसूर है, इसका कसूर है, इसका। It's not fault of America. Americans have done their utmost to help this nation stand on its feet. तो जब एक नेशन खुद स्टैंड ऑन इट्स फीट नहीं होना चाहती, तो अमेरिकन छोड़े, UK छोड़े, इंडिया, कोई भी दुनिया का मुल्क दूसरे को, आप बीमार हैं और मैं आता हूं, मैं आपको दवाई भी देता हूं, सारा कुछ देता हूं, हर चीज देता हूं आपको, और मैं आपको कहता हूं कि आपने मीठे का परहेज करना है, लेकिन आप हर मीठी चीज खाए जा रहे हैं, आपका शुगर लेवल चढ़ जाता है, आप कोमे में चले जाते हैं। तो इसमें मेरा कसूर है? मेरा तो कसूर नहीं है, मैंने तो पूरी कोशिश की आपको ठीक करने की। आपने खुद ही अपने जिस्म को शिकस्त दी। तो अफगानिस्तान के साथ ये हुआ है। और आज एक गुड न्यूज ये आई है कि काबुल में आज पहला औरतों का मुजाहरा हुआ है। 4 औरतें थी, लेकिन वो लिख के कागज पे ऐसे खड़ी थी और बेचारे तालिबान परेशान उनको देख रहे थे कि ये क्या बुलाए हैं, वो कभी आगे जाएं कभी पीछे जाएं, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आज पहला प्रोटेस्ट काबुल में तालिबान के खिलाफ हो गया है जी। और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की है जी। नाम भी चेंज कर दिया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का नाम उन्होंने रख दिया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इनके जो प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी मीठी मीठी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने सबको माफ कर दिया है, हम सभी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सभी दूतावास सुरक्षित हैं, और मौजूदा परिस्थितियों में मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को यह भरोसा देता हूं कि अफगानिस्तान में सब सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।
मतलब बहुत मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमारी औरतें मुसलमान हैं, उन्हें शरीयत के हिसाब से रहना होगा। जनरल साहब क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? वो तो एंड में बोल दिया उन्होंने कि शरिया लॉ तो हाँ रहेगा, तो फिर रह क्या गया, कहता सब ठीक है मगर ये होगा। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर शरिया लॉ आएगा तो जो इंडिपेंडेंस औरतों को मिला था 20 साल में, जो बच्चियां पैदा हुई थी 20 साल की हैं, उन्होंने तो देखा नहीं था पुराना तालिबान। उनके लिए तो ये शौक लगेगा जब वो जानवर से भी ज्यादा आप उसको बिल्कुल कता ऐसे ही कलामी अलग। करना चाहूंगा, एक जुमला ज़हन में आ गया, कता कलामी, सॉरी टू रूडली इंटरप्ट। जी वो जनरल साहब की बात से मुझे एकदम ख्याल आया कि ये ऐसे ही है जैसे एक हिंदू को कहा जाए कि तुम जो खाना चाहते हो तुम खा सकते हो, हर चीज तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हर चीज में गाय का गोश्त मिला हुआ होगा। ये है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब। सॉरी, जारी रखिए जनरल साहब। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बिल्कुल देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो बोला शरिया लॉ तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद औरतों का तो कोई फ्रीडम है नहीं, वो आपको सब कुछ वही होगा जो शरिया लॉ में है। तो ये एक दुर्भाग्य बात है। जो आज उन्होंने बोला उनके पास चॉइस है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो उसको कोई मान्यता नहीं देगा। और जैसे मिर्जा साहब बोल रहे थे 3 एम्बेसीज हैं वहां पर, पाकिस्तान, रूस और चीन, वही मान्यता देंगे, कोई मान्यता नहीं देगा। और दूसरा ये किसने मान लिया कि गवर्नमेंट आप ही बना, मान लो तालिबान खुद अकेली गवर्नमेंट बनाती है तो उसको मान्यता 3-4 ज्यादा देश नहीं देंगे। इसलिए इसका सोल्यूशन है इंटरिम गवर्नमेंट, तब तो उसको मान्यता दे देंगे और अमेरिका भी देगा, और अमेरिका देगा, भारत भी दे सकता, बहुत दे देंगे। तो ये सच्चाई ये है कि आज जो वो बोल रहे हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस आए और जो दूसरे देश हमको एक प्रकार से माने और एक्सेप्टेंस दे। एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये नहीं होता तो तालिबान इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर सकता। ये 20 साल से कितना पैसा अमेरिका दे रहा था, अभी अमेरिका उनको क्यों पैसे देगा? अमेरिका जो दे रहा था 7 से 8 बिलियन डॉलर पर साल, वो क्यों देगा? इतना इनके पास कुछ है नहीं रिसोर्सेज। तो ऐसे में इनको एक्सेप्टेंसी चाहिए, इनको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे लोन चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती तालिबान नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उसको एक्सेप्टेंस मिले और वो सारी अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। एक बार उसको वो एक्सेप्टेंस मिल गया, उसके बाद ये क्या करते हैं ये भी एक अलग क्वेश्चन, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर दूसरा पॉइंट ये है कि तालिबान तो लड़ने वाले हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई तजुर्बा है ही नहीं। तो जी जी उनको जब तक ये अफगान गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको लेके साथ नहीं चलेंगे, डॉक्टर अब्दुल्ला हामिद करजाई और बाकी जो उनका स्टाफ है, तो जो लोग जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिनको लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता, उसको आप गद्दी पे बिठा देंगे तो क्या होगा? तो उनको कोई तजुर्बा नहीं है, उनको चाहिए। मेरा ज्यादा ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और उसके कारण चीज संभल सकते हैं और उसको एक्सेप्टेंस देंगे। तो जो भी इसने बातचीत की है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर शरिया लॉ आता है तो औरतों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको बुर्के में रहना पड़ेगा। जो 20 साल में एक प्रकार से बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी हो गई थी, ओपननेस आ गई थी, औरतों जर्नलिस्ट भी बन गई थी और स्कूलों में भी जाती थी और अपना काम भी करती थी, उसमें तो पक्का रोक आएगी। और मुझे लगता नहीं कि इसमें ये कॉम्प्रोमाइज करेगा तालिबान। अगर उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो देखना सोसाइटी एक जी मैंने लिंक भेज 50 दिया से आपको। 50 साल पीछे चली जाएगी, जैसे 1996 से और 2001 में। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर शरिया लॉ लेके आए और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बता दिया तो वही है। मुझे तो यह लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है पाकिस्तान को, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी तो शरिया लॉ लाना चाहता पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान वाले खुश हैं शरिया लॉ लाने के लिए? दूसरा, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो आज एक्टिविटी करता पाकिस्तान में, वो
एकदम बोल्ड हो जाएगा। तालिबान से उसके रिलेशन है, आप देखेंगे 400 से 500 गुना टेररिस्ट की एक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान में। और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो फ्रीडम स्ट्रगल की है, वो भी बोल्ड होके उसकी भी मूवमेंट बढ़ जाएगी। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो आपके ट्राइबल एरिया है, जो पश्तून एरिया है, वो भी मिल जाएंगे। ड्यूरेंट लाइन वो मानते नहीं, उनके अंदर भी एक फ्रीडम स्ट्रगल चलेगी। तो पाकिस्तान की हालात खराब होने वाली है। पाकिस्तान बड़ा हंस रहा है और पाकिस्तान बड़ा खुश है कि उस तालिबान आ गया है, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, पर दे आर फॉर अ रूड शॉक एंड सरप्राइज। ये बदला हुआ तालिबान है, ये थोड़े दिनों के बाद पाकिस्तान को ही आंखें दिखानी शुरू करेगा, तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि दे हैव बैक्ड अ रॉन्ग हॉर्स। चौधरी साहब, और अगर बात करें दोहा मीटिंग की, तो दोहा मीटिंग से क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको मिर्जा साहब? दोहा मीटिंग अब जो हो रही है, ये फाइनल, जिसे कहते हैं ना कि पहले मीटिंग्स होती हैं नेगोशिएशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस की, अब जो मीटिंग हो रही है वो साइनिंग सेरेमनी है, उसमें वो जो है फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि अब तो वाजह हो गया कि दोहा मीटिंग पीस टॉक्स नहीं थी, दोहा मीटिंग ट्रांसफर ऑफ पावर की टॉक्स थी कि कैसे करना है, किसने करना है, ये टॉक्स थी। और उसके अंदर अमेरिका को दिखाने के लिए कि तालिबान अभी एक फोर्स है, अमेरिका ने, तालिबान ने अमेरिका पे हमले करने के बजाय पिछले अरसे में अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे हमले किए, अगर आपको याद हो, पिछले 2 महीने में। और उन्होंने फोर्स किया कि हमारे साथ हेराफेरी की, तो हमारे पास अभी भी ताकत है। और उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो नहीं लड़ सकती, तो वो हो गया। मुझे दूसरे शो में जाना है अब, तो मैं थोड़ी देर में इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी जी, जरूर जरूर। शिवाज सर, मैं आपके पास आता हूँ। मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं 10 मिनट और अभी शिवाज सर से बात करूंगा। या शिवाज सर, एक खबर ये भी आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में रूस, चीन और पाकिस्तान एक्सपोज हुए हैं और इनकी मिलीभगत भी सामने आई है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बहुत कम समय में अगर तालिबान ने अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलटा है एक तरीके से, तो ये इसलिए क्योंकि उनको पाकिस्तान की भी बैक थी, उनको चीन का और रूस का भी समर्थन था। ये स्थितियां इस पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत खतरनाक हो सकती है। और ये तीनों का जो एक प्रकार गठबंधन है, ये करीब करीब 6 महीने से शुरू हो गया था। अगर आप पुरानी एक्टिविटी को देखें तो कहीं ना कहीं रूस ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था और कई बार मीटिंग कराई है अपने इलाके में तालिबान की। और उसके बाद बाकी जो इनके एक्टर्स एंड कैरेक्टर थे, ये वही रूस है जो कि तालिबान के साथ लड़के और वापस निकला था एज ए सोवियत यूनियन। मगर अब बिल्कुल बदला हुआ है। अगर आप उसके एम्बेसडर की बात सुने, जो कि रूस का एम्बेसडर है अफगानिस्तान में, उसने ये बोला कि अभी जो सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत बेटर है जो कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट में था। तो एक प्रकार अब वो तो इस चीज तक कहने लगे है रूस। तो लगता है रूस तो बिल्कुल अभी फेवर में है तालिबान के। और चाइना का तो क्या कहना, चाइना का तो अगर आप देखो डेलीगेशन जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर लेके गए थे, वांग हुई जो उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ फोटो सेशन किया था, तो बताया था कि हम वी आर लाइक फ्रेंड्स। और वो अब दिख रहा है साथ कि चीन को एक भरोसा मिल गया कि इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट को नहीं बढ़ावा देंगे और विगर मुसलमान की जो मिलिटेंट एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और इसमें इसके बदले में जो चाइना पूरा इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पर, रिसोर्सेज, माइनिंग वगैरह। तो दोनों की विन विन सिचुएशन है। चीन भी मिल गया है, रूस भी मिल गया है और पाकिस्तान तो था ही। पाकिस्तान तो तालिबान की मदद से लड़ा। तो ये इस रीजन में ये त्रोयका हो गया है। और जो 3 एम्बेसी रह गई हैं वो इसी 3 देशों की है।
बाकी हर एक कंट्री ने अपनी एम्बेसी को निकाल लिया है या बहुत थोड़ा रह गया और इनका कोई भी इवैक्यूएशन नहीं है। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो अब इसके लिए होगा क्या, एक ग्रुप हो जाएगा रूस, चाइना, पाकिस्तान, किसी हद तक टर्की आ जाएगा और एक फिर अमेरिका के साथ जिसके अंदर भारत भी होगा, क्वाड के मेंबर भी होंगे, कुछ ऐसा रूप लगता है ये होने वाला है। और जिस प्रकार से ये आंख बीच के तालिबान को भरोसा कर रहा है चीन और रूस, पाकिस्तान तो करता ही है, वो भी एक काफी आश्चर्य की बात है क्योंकि तालिबान पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि तालिबान अगले वाले समय में क्या करेगा, क्या रूप लेगा, ये जो वादे कर रहा है क्या वो करेगा, कहने और करने में फर्क है। मगर आज की तारीख में उसने रूस को भी इम्प्रेस कर दिया, चीन को भी कर दिया, पाकिस्तान तो है ही। चौधरी साहब। और सर आखिर में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आज आप थोड़ा थके हुए भी हैं, सुबह से 9 प्रोग्राम आप अलग अलग टेलीविज़न चैनलों पर कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है, इसका ज़रूर मैं जवाब चाहूँगा और मेरे दर्शक भी चाहेंगे कि उसका जवाब मिले, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि जो तालिबान की लड़ाई थी अभी की, इसमें पाकिस्तान ने जैश के, लश्कर के करीब 10,000 आतंकवादी उनकी मदद के लिए भेजे थे। बड़ी मुश्किलों से पिछले 2 साल की मेहनत से, बल्कि इससे भी ज़्यादा समय से मेहनत चल रही है, कश्मीर में एक अस्थाई शांति भारत ने स्थापित की है, घुसपैठ कम कर दी है, आतंकवादियों को मारा है, उनके कमांडरों को मारा है। क्या अब खतरा है कि जैश और लश्कर जैसे संगठन फिर से कश्मीर में कुछ खुरापात कर सकते हैं, और इसके लिए भारत को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी थ्रेट है। एक तो यही कि ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो हैं वो भी एक प्रकार से सक्रिय हो जाएंगे, उनका मोराल हाई हो जाएगा। और ये 10,000 जो आतंकवादी भेजे थे पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए, वो तो बिल्कुल फ्री हैं और वो आधुनिक हथियार भी मिल गए उनको जो उन्होंने पकड़े हैं अफगान फोर्सेस से, और ऐसे में वो भारत की तरफ आ जाते हैं तो एक बड़ा खतरा है और भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इस पर चांस नहीं ले सकते आप, और ये होएगा। और क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आने वाले समय में करीब 15-20 हज़ार आतंकवादी भारत के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जा सकते हैं, और इसका हमें बिल्कुल एक तो चौकन्ना रहना चाहिए। और मुझे लगता है भारत की फौज और भारत की गवर्नमेंट इसको जानती है, और इसलिए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है हमारा पुख्ता है, और हमें इतना फिक्र करने की जरूरत है नहीं। इसका से ज़्यादा नुकसान भारत की बजाय चीन पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान को ये समझ बाद में आएगी। आज वो पाकिस्तान खुश है कि जैसे इमरान खान बोलता है कि ये स्लेवरी की जो जंजीरें तोड़ दी, तो ये एक बड़ी विडंबना है। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को गिरा के खुद आना, तो इमरान खान का माइंडसेट पता लगता है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान विल बी देयर फॉर अ रूड शॉक। आज जो तालिबान उनको मीठी मीठी बातें कर रहा है, कल को पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ेगा और ये एक पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी श्रीवास्तव सर, आपने इतना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने आज बहुत गहनता से अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।